Hi, welcome to Just English. My name is Raj and you are watching me on my YouTube channel. Its name is Just English. जहां हम सीख रहे हैं इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो से। थैंक यू सो मच गाइस। पहली वीडियो में आपका बहुत सारा प्यार मिला, बस ऐसे ही आप अपना प्यार बरसाते रहिए और मैं अपने इंग्लिश की नॉलेज आपके सामने लेके आता रहता हूं और आपको बिल्कुल इंग्लिश ज़ीरो से सिखाते हुए मैं आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाऊँगा। तो गाइस आज हम वीडियो के सेकंड पड़ाव में हैं और इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो से सीख रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो पे अभी अभी क्लिक किया है तो भाई मैं आपसे कहूँगा कि आप पहला वीडियो भी देख कर आइए, क्योंकि हमने बिल्कुल इंग्लिश को बिल्कुल बारीकी से बेसिक तरीके से सिखाया है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ भाई, ये जो वीडियो है ये वीडियो नहीं है, आपके लिए क्लास है और मैं आपका हूँ आपका टीचर। तो करने की क्या ज़रूरत है भाई, अपना कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जैसा जैसा मैं आपको समझाता जाता हूँ बस वैसा वैसा करते जाइए, फिर जो आप चाहते हैं वो आपको तो 100% मिल जाएगा। तो भाई पता तो चल ही गया होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो भाई ये रहा, आज हम सीखने जा रहे हैं वो जो सबको अपने बारे में बताने में हेल्प करता है। इट्स कॉल्ड इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ, मेरा परिचय। भाई इसकी शुरुआत हो जाती है बिल्कुल बचपन से, जब हम थोड़ा सा बोलना शुरू कर देना और हमारे घर कोई भी बगल वाला पड़ोसी, अंकल, चाचा कोई भी आता है, आकर बस सीधे ये पूछता है, बेटा इधर आओ, थोड़ा सा अपने बारे में बताना। फिर आप बताना शुरू कर देते हैं, अंकल मेरा नाम ये है, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरी उम्र ये है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ज़माने के साथ हम बदल गए और हमें बदलने की ज़रूरत है। अब आपको ये हिंदी में नहीं बोलना। अगर किसी ने आपसे पूछा बेटा अपने बारे में बताओ, और अगर आपने हिंदी में बताना शुरू कर दिया तो फिर वो समझ जाता है कि आप कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा ही रोल प्ले होता है हमारी लाइफ में। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या आप किसी के पेरेंट्स हैं या फिर किसी जगह पर आप जॉब करते हैं या फिर आप टीचर हैं या किसी अन्य प्रोफेशन में हैं, इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो बताती है कि आप कितना बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को दुनिया के सामने बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, उससे बड़ा स्पीकर कोई नहीं। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अक्सर जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, पहला जो आपका क्वेश्चन होता है वो यही होता है जी। पूछने वाला आपसे क्या पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और सिर्फ शुरू के 1 से 1.5 मिनट के अंदर वो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, उसे पता चल जाता है कि भाई इसको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है। इंट्रोडक्शन इतना बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर किसी स्टेज पे अपने बारे में बता रहे हैं या कोई भी समारोह हो, कहीं भी अगर आप अपने बारे में बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन से पता चलता है आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं और आप कितने पढ़े लिखे हैं। और भाई जॉब वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के अंदर आपका जो इंटरव्यू ले रहा है उसे पता चल जाता है कि आपको जॉब देनी है या नहीं देनी है। तो भाई इंट्रोडक्शन तो आपको आना ही चाहिए, सबको आना चाहिए, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर चुके हैं या फिर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। भाई अपने बारे में आज के ज़माने में परिचय देना तो आपको आना ही चाहिए। और यही टॉपिक है हमारा आज का। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। और भाई इतनी बारीकी से समझाने जा रहे हैं ना आपको कि अगर आपने ये वीडियो अभी से लेके अंत तक देख लिया और जैसा जैसा हम आपको समझा रहे हैं अगर आपने कॉपी में नोट कर लिया, तो भाई दुनिया की सारी वीडियोस फेक हैं। किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। भाई मैं अपना 100% लेके आया हूँ आपके सामने। पिछले 12 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और इस इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, और बस अब आपको सर्व करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। तो भाई बन जाइए मेरे स्टूडेंट। अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक काम और कर दीजिए यार, लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये तो आपको करना ही पड़ेगा। भाई मैं आपका गुरु हूँ, कुछ तो आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। शुरू करें आज की क्लास। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। आई होप कि आप बैठ गए अपने कॉपी और पेन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर। इन 10 पॉइंट्स को अगर आपने बता दिया तो भाई आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा नंबर 1। सबसे पहले है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है ग्रीटिंग्स, मतलब शुरू में जब आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या हाय से अपना इंट्रोडक्शन शुरू करना होता है। नंबर 2 होता है नेम, भाई आपको अपना नाम बताना होता है। नंबर 3 होता है बिलोंग टू। बिलोंग टू मतलब जहाँ के आप रहने वाले हैं उसको आपको बताना होगा। कैसे बताना होगा डिटेल में समझेंगे। नंबर 4 प्रेजेंट एड्रेस। भाई सबसे पहले आपको बताना होता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, राइट। उसके बाद
क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन वो तो आपको पता ही है कि भाई आप कितने पढ़े लिखे हैं या फिर कितनी पढ़ाई अभी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हॉबी। हॉबीज़ क्या होती हैं भाई? वो समय जब आप पूरी तरह से फ्री रहते हैं और जो आपका मन करता है कि आप कुछ खेल लें या फिर कुछ नया कर लें जिससे आप अपने आप को एंटरटेन करते हैं और आपको शांति मिलती है, वो होती है आपकी हॉबी। हिंदी में इसे रुचि करके भी बोलते हैं। भाई रुचि मतलब वो लड़की नहीं, रुचि मतलब होता है कि भाई आपको जो चीज़ करने का मन करता है, ठीक है। फिर आता है आपका नंबर 7 पे है भाई गोल। गोल और एम। गोल का मतलब ये नहीं है जो गोल गोल चीज़ें हैं, नहीं भैया नहीं। गोल का मतलब है ड्रीम। अब ड्रीम का वो मतलब नहीं है जो आप सो कर देख रहे हैं, फिलहाल आप जगे हुए हैं, तो ड्रीम का मतलब ये है भैया जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं उसके ऊपर भी बात करना आपको होता है अपने इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आता है जॉब और एक्सपीरियंस। भाई अगर आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आपको एक्सपीरियंस है उसके बारे में कैसे बताया जाए हम बात करेंगे। उसके बाद आती है फैमिली। भाई फैमिली के बारे में कितना बोला जाए, कितना ना बोला जाए, किसके बारे में बताया जाए और किसके बारे में ना बताया जाए, इसे भी डिटेल में समझेंगे। नंबर 10 हाउ टू एंड। भाई ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हमने देखा है कि जब हम कहीं भी बोलते हैं ना और फिर अपना एंड करते हैं, तो एंड के बाद बहुत सारे लोग ऐसे चुप हो जाते हैं। मतलब भाई बोलना होता है कि आपने ख़त्म कर लिया तभी तो ऑडियंस तालियां बजाएगी। तो भाई इस चीज़ को भी हम आपको सिखाएंगे। तो ये रहे 10 पॉइंट्स, और इन 10 पॉइंट्स को हम बहुत बारीकी से एक बार समझ लें, फिर भाई ज़िंदगी में कभी भी आपको ये इंट्रोडक्शन तो नहीं सीखना पड़ेगा और कोई ऐसी जगह नहीं जहां आपको बिना इंट्रोडक्शन के बुलाया जाता हो। भाई इंट्रोडक्शन तो आना ही चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो, और आप बैठ जाइए अपने कॉपी और पेन के साथ। तो चलिए सीखते हैं पहला पॉइंट। तो भाई पहले पॉइंट में हमने जानना है कि सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स। भाई सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले जहां भी इंट्रोडक्शन देने का मौका मिलता है, भाई उनको हेलो और हाय तो आपको बोलना ही होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इससे सबसे बेस्ट तरीका क्या है जो लोगों को इम्प्रेस कर देता है। भाई आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं या फिर गुड इवनिंग। अब आप कहेंगे कि सर मान के चलिए हम कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहाँ गुड इवनिंग क्यों बोलेंगे? भाई अगर आप एमएनसी में काम कर चुके हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में, तो भाई उनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी इवनिंग में शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो आप शुरू में बोलें गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग। अब आप हाय की बात करें, हेलो की बात करें और हे की बात करें, इसे समझ लेते हैं। भाई मैं कहूँगा कि अगर आप किसी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर कहीं भी, तो भाई मैं तो कहूँगा कि इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करिए, गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग का, ये बेस्ट है। अगर आप हाय हेलो का यूज़ कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि ठीक है, आप हाय हेलो भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हे है ना, हे, इसका मतलब होता है अरे। तो भाई अरे का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि ये जो है ये लैंग्वेज को करती है ख़राब। तो भाई जब आप अपने दोस्तों के साथ है ना, जब बोल देते हैं हे गाइस हाउ आर यू, चलता है। पर इधर नहीं चलेगा जहां आप कहीं किसी जगह पर, किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी पढ़ाई वाली जगह पर, या फिर जहां 4 लोग बैठे हैं, या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको वहां सिर्फ बोलना होगा गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग। मैम है तो मैम, सर है तो सर, या फिर लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो समझ आ गया? तो भाई अपनी कॉपी में लिख दो सबसे पहले इनमें से जो भी आप चूज़ करते हैं। नंबर 1 पॉइंट आपका हो गया तैयार। अब आप लिख लो गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग। आप चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए सीखते हैं नंबर 2 का पॉइंट। तो भाई पहले हमने सीख लिया जो था हमारा सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स, आपने लिख ही लिया होगा। नंबर 2 पे हम सीखेंगे कि भाई अपना नाम कैसे बताएं। तो भाई हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला क्या है? माई नेम इज़, अब मेरा नाम राज है तो मैं क्या बोलूँगा? माई नेम इज़ राज। फिर आई एम राज, माई सेल्फ राज, दिस इज राज। तो भाई यहाँ हमारे पास 4 तरीके हैं, लेकिन इसमें कोई ना कोई तो बेस्ट तरीका होगा, ऑफ कोर्स है गाइज। और इसीलिए आप इस वीडियो में हैं और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें से सबसे पहले ये वाला काट दें, ये वाला जो है इसे यूज़ ना करें। तो भाई आप ना बोलें कि दिस इज़, भाई आप अपने आप को बता रहे हैं कि दिस इज़ राज या फिर दिस इज़ रमेश या दिस इज़ मिस्टर फलाना फलाना। भाई आप जो दिस इज़ बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका एक ईगो दिखाता है, आपका एरोगेंस दिखाता है।
जब आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी होंगे ना तो समझ आता है कि आप बोल सकते हैं दिस इज। अदरवाइज गाइज आप दिस इज ना बोलें, क्योंकि एक एटीट्यूड को शो करता है। और कहीं भी आप जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो भाई वहाँ आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना, आपको दिखाना है कि आप कितने विनम्र हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप ये जो दिस इज वाला है इस पोर्शन को हटा दें। फिर दूसरी बात आती है माई सेल्फ। तो भाई ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। और मेरी अगर आप एडवाइस माने तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो सिंपल है ना वो बेस्ट है। और सिंपल है माई नेम इज़, और यहाँ जो आपका नाम है वो लिख लीजिए, तो हो गया माई नेम इज़ राज। सबसे बेहतर तरीका यही है। तो चलिए जानते हैं बिलोंग टू। तो भाई बिलोंग टू हमने सीख लिया सैल्यूटेशन, नेम, और अब हम सीख रहे हैं बिलोंग टू। तो भाई बिलोंग टू का मतलब होता है जहाँ से आप संबंध रखते हैं। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पीछे से आया हुआ है भाई। शहर में जो भी आदमी रह रहा है, बहुत कम लोग हैं जो यहीं जन्म लिए हैं और यहीं रहते हैं। ज़्यादातर लोग अन्य शहरों से, गाँवों से आकर शहर में पैसा कमाते हैं। सो गाइस यहाँ की बात करें तो हमारे पास यहाँ फिर से है 5 ऑप्शंस। कौन सा बेहतर है चलिए समझते हैं। तो जो पहला तरीका है जिसमें आप बोलते हैं आई बिलोंग टू, मान के चलिए कि कोई यूपी से है तो बोल देगा भाई आई बिलोंग टू यूपी, या फिर आई एम फ्रॉम यूपी। ठीक है, उसके बाद है आई हेल फ्रॉम यूपी। तो भाई ये जो शुरू के तीनों ऑप्शंस हैं ये तीनों ही करेक्ट है। आप तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अक्सर इसमें कुछ गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। क्या गलतियां करते हैं? कभी कभी हम ऐसे बोल देते हैं आई बिलोंग फ्रॉम, और उसके बाद ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो भाई ध्यान रखें, आई बिलोंग टू और आई एम फ्रॉम। कई लोग ऐसे बोल देते हैं आई एम बिलोंग टू, ये भी गड़बड़ है। सो आई एम बिलोंग टू नहीं बोलना आपको, आई एम फ्रॉम बोलना है या फिर आई बिलोंग टू। तो आई बिलोंग टू जहाँ से आप संबंध रखते हैं, जहाँ के आप रहने वाले हैं, आप यहाँ लिख लीजिए, या फिर आई एम फ्रॉम करके, या फिर आई हेल फ्रॉम। इन तीनों का लगभग सेम मतलब है कि मैं यहाँ का रहने वाला आदमी हूँ। नंबर 4 समझते हैं। नंबर 4 लिखा है आई वॉज बॉर्न इन एंड ब्रॉट अप इन। तो भाई आई वॉज बॉर्न इन, बॉर्न का मतलब क्या होता है? जहाँ आपका जन्म हुआ। तो मान के चलो कि मेरा जन्म जो है वो हुआ है बिहार में, लेकिन मैं दिल्ली में पला हूँ। तो कैसे बोलूँगा? आई वॉज बॉर्न इन बिहार एंड ब्रॉट अप इन, अब यहाँ मैं लिख दूंगा न्यू दिल्ली। तो भाई आपका भी जन्म कहीं और हुआ है, लेकिन आप बड़े हुए हैं। ब्रॉट अप का मतलब क्या हुआ है? आप बड़े हुए हैं। आप छोटे से जो बड़े हुए हैं, वो जो पीरियड है वो आपने कहाँ बिताया है। तो फिर इंट्रोडक्शन में आप ऐसे बता सकते हैं आई वॉज बॉर्न इन बिहार एंड आई वॉज ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली। भाई अब जहाँ भी आपका जन्म हुआ हो और उसके बाद आप जहाँ पाले पोसे गए हैं, इस तरीके से आप इस्तेमाल इसका भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर 5 आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर में ही पैदा हुए हैं और यहीं रह रहे हैं। मान के चलो आपका जन्म जो है दिल्ली में हुआ है और यहीं आप बड़े हुए हैं, तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली। और अगर आप कहीं यूपी से हैं और वहीं रह रहे हैं आप अभी भी, तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूपी। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनमें से कौन सा आपके लिए सूटेबल है, जो आप पे बिल्कुल फिट बैठता है। तो करना क्या है भाई? सबसे पहले पॉइंट में आपने सैल्यूटेशन लिख लिया। तो नंबर 1 पॉइंट आपने लिख लिया गुड मॉर्निंग मैम, या फिर गुड इवनिंग मैम, या फिर गुड आफ्टरनून। एक पॉइंट आपका हो गया इंट्रोडक्शन का। दूसरे में आपने लिखा था नेम, तो दूसरे में आपने लिख दिया माई नेम इज, जो भी आपका नाम है आपने लिख लिया। आप अब कॉपी में नोट भी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी है। उसके बाद बिलोंग टू की बात आती है। तो भाई यहाँ आपको जो उचित लगता है वो आप लिख सकते हैं, आई बिलोंग टू। तो हमने 3 चीज़ें सीख ली और इन 3 चीज़ों में अब हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी आप ग्रीटिंग आसानी से कर सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, कहाँ के रहने वाले ये भी बता सकते हैं। अब चलिए सीखते हैं कि प्रेजेंटली अभी तत्काल में जहाँ आप रहते हैं उसे आप कैसे बता सकते हैं जब आप अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं। तो चलिए सीखते हैं अब नंबर 4 पॉइंट। तो भाई नंबर 4 पे हमारा प्रेजेंट एड्रेस। तो भाई इसके भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं
जिसमें हम बताते हैं कि फ़िलहाल हम कहाँ रह रहे हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है, प्रेजेंटली आई लिव एट। अब गाइस दो चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये एट और इन को समझ लीजिए। तो जब भी आप किसी छोटी जगह पर रहते हैं तो उस छोटी जगह का नाम बताएंगे आप ऐड करके, जो जगह का नाम है, और उसके बाद इन मतलब कोई बड़ा शहर, राइट। तो मान के चलिए कि मैं दिल्ली में जैतपुर में रहता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, प्रेजेंटली आई लिव एट जैतपुर इन न्यू दिल्ली। क्या बोलूँगा मैं, प्रेजेंटली आई लिव एट जैतपुर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो जो जैतपुर है ये छोटी जगह है, दिल्ली के अंदर आती है, तो छोटी जगह के लिए आपको क्या बोलना है, एट। तो आपने बोल दिया प्रेजेंटली आई लिव एट जैतपुर इन न्यू दिल्ली, मतलब फिलहाल मैं जैतपुर में रहता हूँ दिल्ली में। ठीक है, अब इसी को आप दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंटली आई एम लिविंग एट, मतलब फिलहाल मैं रह रहा हूँ, सेम जगह बोल सकते हैं, फिलहाल मैं रह रहा हूँ जैतपुर में, दिल्ली में। सो प्रेजेंटली आई एम लिविंग एट जैतपुर इन न्यू दिल्ली। तो ये जो दोनों हैं ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस एक में आपने इंडेफिनिट टेंस में बताया है और दूसरे में आप कंटिन्यूस में बता रहे हैं, बस दोनों का मतलब सेम है। दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे, जो आपकी ज़ुबान पे सही चले और आप अच्छे से बोल पाएँ बेधड़क, आप उस सेंटेंस को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 पे है आई लिव एट। अब गाइस ये एक और तरीका है जिसमें कि आप प्रेजेंटली तो नहीं बता रहे हैं, आप सीधे बता रहे हैं आई लिव एट और जो भी छोटी जगह है वो यहाँ पर है। तो मैं कहूँगा कि आप ये जो तीसरे नंबर का सेंटेंस है ना, इसे आप यूज़ ऐसे ना करें, क्योंकि आई लिव एट का क्या मतलब है, आप कहाँ रहते हैं, आप अभी तो नहीं बता रहे ना कहाँ रह रहे हैं, जबकि जानने वाला ये जानना चाहता है हमेशा से कि आप कहाँ रह रहे हैं अभी, राइट। तो भाई ये जो तीसरे नंबर का है इसे आप अवॉइड कर सकते हैं, इसे आप ना यूज़ करें। हाँ, करंटली एक और सेंटेंस है, आप करंटली का भी यूज़ कर सकते हैं, करंटली आई लिव एट जैतपुर इन न्यू दिल्ली। तो भाई आपके पास 1 2 3 ऑप्शंस आ गए, क्योंकि हमने तीसरे नंबर का तो काट दिया है। तो आपको जो बेहतर लगता है वो लिख लें, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो समझने वाली बात थी वो सिर्फ ये थी कि आपको छोटी जगह का नाम पहले लेना है और उसके बाद वो जो छोटी सी जगह है, गांव है या फिर कॉलोनी है, जिस भी शहर में आती है, उसके लिए आपको इनका इस्तेमाल करना होता है। गॉट इट। मान के चलिए आप हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है इस्माइलपुर, तो आप क्या बोलेंगे, लिखेंगे प्रेजेंटली आई लिव एट बसंतपुर इन हरियाणा या फिर इस्माइलपुर इन हरियाणा, क्योंकि इस्माइलपुर और जो बसंतपुर है ये हरियाणा के अंदर पड़ता है और ये छोटे से गांव या फिर कॉलोनीज हैं। तो छोटी जगह के लिए आपको क्या यूज़ करना है, एट, और जो बड़ी जगह के अंदर है उसके लिए क्या यूज़ करना है, इन। सो आई होप कि आप ये चौथा पॉइंट भी समझ चुके हैं और आपने 4 पॉइंट्स लिख लिए हैं अपने इंट्रोडक्शन के अपने कॉपी में। तो चलिए चलते हैं नंबर 5वें की तरफ। सो नंबर 5 पे हमने पढ़ना है क्वालिफिकेशन। भाई क्वालिफिकेशन में तो हमने बहुत कुछ लिख दिया आपके लिए, आपको बारीकी से समझना पड़ेगा कि क्वालिफिकेशन एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में आप कहीं भी अगर बताते हैं तो हर आदमी आपके बारे में सुनना चाहता है और आपकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि इसी के बेस पर वो अंदाज़ा लगा लेता है कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और आपकी जो दिमाग की सोचने की क्षमता है वो कितनी है। तो भाई इसे बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने रखना ज़रूरी है। तो भाई इसके कई ऑप्शंस लिख दिए आपके सामने, यहाँ 7 ऑप्शंस हैं। कौन सा आप पे सूटेबल बैठेगा, आपके लिए बिल्कुल फिट बैठेगा, वो आपको सोचना होगा और उस हिसाब से पहले इसे समझना होगा। तो चलिए समझते हैं। तो भाई जो हमने लिखा है वो पॉइंट ये है, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न। तो भाई एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न का मतलब होता है जहाँ तक मेरे पढ़ाई लिखाई की बात है। आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग, मतलब मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली है। कहाँ से कंप्लीट की है वो आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत है। तो भाई एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम, अगर आपने स्कूलिंग नई दिल्ली से करी है तो आप बोल देंगे फ्रॉम न्यू दिल्ली। एंड आई एम ग्रेजुएट, और आप ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन क्या चीज़ में ग्रेजुएशन किया है, सो आई एम ग्रेजुएट इन BA बैचलर ऑफ आर्ट्स,
कहाँ से? फ्रॉम DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड नाउ परसुइंग, और अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, एंड नाउ परसुइंग MBA फ्रॉम DU। तो समझ आया आपको? ये भाई उसके लिए है जो सही में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो मतलब पहले स्कूलिंग करी है उन्होंने, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और अभी भी वो अपने मास्टर की डिग्री ले रहे हैं। फिर से समझ लेते हैं। तो भाई एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, मतलब जहाँ तक मेरे पढ़ाई लिखाई की बात है, आई हैव कंप्लीटेड, मतलब मैंने कंप्लीट कर लिया है क्या? स्कूलिंग। कहाँ से कंप्लीट किया है? फ्रॉम न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से। एंड आई एम ग्रेजुएट, और मैं ग्रेजुएट हूँ। किस में ग्रेजुएट है भाई? BA कर रखा है, BCA कर रखा है, या फिर क्या कर रखा है? तो भाई हमने किया है BA। फ्रॉम कहाँ से किया है भाई? दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। एंड अभी क्या कर रहे हैं? एंड नाउ परसुइंग। तो भाई जब भी हम 12वीं कक्षा पास कर लेते हैं ना, उसके बाद की जो पढ़ाई होती है उसके लिए हम परसुइंग का यूज़ करते हैं। तो भाई ये परसुइंग जो वर्ड है ना, इसे आप समझ लीजिए। एंड नाउ परसुइंग, क्या परसुइंग कर रहे हैं? तो भाई परसुइंग कर रहे हैं, यहाँ पर मैं और साफ तरीके से लिख देता हूँ, ये हमारा MBA। एंड आई एम परसुइंग MBA फ्रॉम, कहाँ से परसुइंग कर रहे हैं भाई? हम कर रहे हैं इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो भाई ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप इस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस पूरे लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट को समझते हैं। तो सेकंड पॉइंट में लिखा है एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, सेम लाइन, जहाँ तक मेरे पढ़ाई लिखाई की बात है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, ये सिंपल किसी स्टूडेंट के लिए है जो 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ता है, वो उसके लिए। हमने कहा था ना ये इंट्रोडक्शन सबके लिए है। तो भाई अगर आप स्टूडेंट हो तो क्या बोलेंगे? एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास। भाई जिस भी क्लास के स्टूडेंट से, मान के चलिए आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो क्या लिखेंगे? एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। कई लोग ऐसा कर देते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, भाई वो गलत है। क्लास के बाद आपको बताना है कि कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट को समझते हैं। भाई थर्ड में लिखा है इफ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशन। तो भाई इस चीज को समझिए, अगर जब आप ऐसे बोलते हैं ना एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, दूसरे में भी बोला है आपने एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, तीसरे में आप क्या बोल रहे हैं? इफ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशन। भाई ये जो दो लाइनें एक जैसी हैं, यानी एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न और इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ या इफ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशन, ये सेम है, ये लाइनें सेम हैं, ठीक है। तो आप यह बोल रहे हैं इफ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशन आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम, मतलब जहाँ से आपने स्कूलिंग कर रखी है। तो भाई हमने तो दिल्ली से कर रखी है, तो हम दिल्ली लिखेंगे। सो आपने क्या करा? आपने दो चीज़ों को समझा, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, जिसका भी मतलब यही है, और इफ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशन, इसका भी मतलब यही है। सो इफ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशन आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। अब नंबर चौथे को समझते हैं। नंबर चौथे पर है इफ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशन आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं। तो भाई लिख दीजिए यहाँ 11th, मान के चलिए आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो अगर मैं अपने पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो मैं 11वीं क्लास का विद्यार्थी हूं। हो गया भाई। अब नंबर 5वें को समझते हैं। आई रीड इन, अब मान के चलिए यहाँ पर आप लिख दीजिए 10th। आई रीड इन 10th क्लास। भाई ये सेंटेंस है पूरी तरीके से खराब, पूरी तरीके से गलत, ग्रामर में भी और बोलते समय भी। तो भाई ये जो 5वां सेंटेंस है भाई इसे हटा दो। लिखा इसलिए है ताकि आपको बता दिया जाए कि आप ये गलती ना करें। तो आई रीड इन 10th क्लास या फिर आई रीड इन क्लास 10th, दोनों ही गलत है। क्यों गलत है भाई? ये रीड का मतलब जो है ना, रीड का मतलब वो होता है कि कहीं कुछ लिखा है और आप उसे पढ़ रहे हैं, ये होता है रीड। लेकिन आप रीड थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, आप स्टडी कर रहे हैं। उसमें मैथ्स भी आता है, ड्राइंग भी आता है, साइंस भी आता है और बहुत अनेक चीज़ें आती हैं, तब आप स्टडी करते हैं जो भी क्लास में आप पढ़ते हैं। तो रीड का इस्तेमाल नहीं करना भाई। आपको क्या बोलना है? या तो आप स्टडी का यूज़ करें
या फिर आई एम स्टडिंग का यूज़ करें। तो रीड का इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर है? चलिए नंबर 6, आई एम स्टडिंग इन क्लास। ये तो सही है भाई, आई एम स्टडिंग इन क्लास, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास को आप बता सकते हैं। नंबर 7 जो लास्ट है, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, ये भी सही है। यानी आपके पास मैंने करीबन यहाँ 7 तरीके बताए हैं जिस तरीके से आप बता सकते हैं कि आपने क्या पढ़ाई की है और आप अभी क्या पढ़ रहे हैं। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, ये इंट्रोडक्शन आपके काम का भी है, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके भी काम का है। बस इसमें ध्यान रखिएगा, ये रीड वाला जो सेंटेंस है इसे हमने हटा दिया, तो हमारे पास पूरे 6 तरीके हैं जो आप पे सूटेबल बैठता है, आप उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और हमने सीख लिया अपना क्वालिफिकेशन कैसे बताएं ये भी। अब आगे सीखते हैं हॉबीज। हॉबी के ऑप्शंस क्या है? तो भाई ऑप्शंस ये रहे, जैसे केबीसी में ऑप्शंस देते हैं ना भाई, यहाँ भी ऑप्शंस है, बस आपको करेक्ट वाला चुनना है। तो भाई आपके पास पहला ऑप्शन है जिसमें आप बोलते हैं कि माई हॉबी इज, यानी अगर आपकी सिर्फ एक हॉबी है, हॉबी मतलब क्या, जो फ्री टाइम में जो आपका समय होता है, जब आप फ्री रहते हैं कुछ ना कुछ आप करते हैं, तो माई हॉबी इज सबसे जो तो ज़रूरी चीज़ है ना वो पता है क्या है, ये है V4 V4 और V4। देख रहे हैं आप V4, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी हॉबीज़ को हमेशा V4 में बताएं। V4 क्या होता है भाई? क्रिया की चौथी फॉर्म, यानी ईट का ईटिंग, कम का कमिंग, गो का गोइंग और प्ले का प्लेइंग। V4 को बोलते हैं हम लोग आपकी हॉबीज़ में। ठीक है, चलिए तो सेंटेंस है माई हॉबी इज। अगर आपको बोलना हो कि मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है तो क्या बोलेंगे? माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर हो गई बात? अगर आपकी हॉबीज़ एक से ज़्यादा है तो भाई ये हॉबी जो है ये हॉबीज़ हो जाएगा, तो हो जाएगा माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग टेलीविज़न। ठीक है, यानी अगर आपकी 2 हॉबीज़ हैं तो पहले वाले को भी V4 से बोलना है और एंड करके सेकेंड वाले को भी V4 में बोलना है। क्लियर है? और यहाँ हो जाएगा हॉबीज़। और कोशिश करें कि आपकी हॉबीज़ हमेशा अधिक हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा हॉबीज़ होती हैं उससे ये पता चलता है कि जो इंसान है वो बहुत रुचि वाला आदमी है, मतलब चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, बहुत एक्टिव है, और उससे पता चलता है कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा है। यानी हॉबीज़ होनी चाहिए आपके पास। चलिए अगला है आई लव, और उसके बाद 2 करके V1 है या फिर V4, तो भाई आप V1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, बहुत पसंद है, तो क्या बोलूँगा? आई लव प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, या फिर आई लव टू प्ले क्रिकेट, आई लव टू प्ले क्रिकेट। यानी अगर आप टू का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, नहीं तो सीधे आई लव के बाद V4। आई लव डांसिंग, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं। उसके बाद क्या है, ये भी तरीका है, आई लाइक करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक डांसिंग, या फिर आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू राइट, आई लाइक टू ड्रॉ। मतलब जो भी आपकी हॉबीज़ है आप 2 करके भी बोल सकते हैं और आप V4 करके भी बोल सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपको दे दिए। नंबर 5 आई इंजॉय करके भी बोल सकते हैं। आई इंजॉय प्लेइंग बैडमिंटन, आई इंजॉय फिशिंग, आई इंजॉय ड्राइंग, आई इंजॉय ड्राइविंग, आई इंजॉय वॉचिंग रील्स, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं। और आप यहाँ भी आपको 2 का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ भी 2 करके बोल सकते हैं। लेकिन मेरी राय सिर्फ इतनी है कि जब भी आप हॉबीज़ को बताएं आप V4 का इस्तेमाल करें, यानी प्लेइंग, वॉचिंग, डांसिंग, रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। क्लियर है? नंबर लास्ट में हमारे पास एक बहुत अच्छा सेंटेंस है जो आज के ज़माने के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। क्या है? देखो, इन माई फ्री टाइम, वही बात है, मतलब मेरी हॉबी। इन माई फ्री टाइम आई लाइक सर्फिंग नेट एंड हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। अब कहोगे ये आउट ऊपर क्यों लिखा है? भाई भूल गया था, भूल जाता है आदमी, मैं भी भूल गया था पर लिख लिया मैंने गाइस। सो हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, तो मतलब मैं अपने जो फ्री टाइम में वो क्या करता हूँ, मैं इंटरनेट वगैरह चलाता हूँ और दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता हूँ। तो भाई आपके पास ये 6 तरीके हो गए, जो आपको सूटेबल लगता है इसमें से चुनिए और अपनी हॉबीज़ में जोड़ लीजिए और अपने कॉपी में भी लिख लीजिए। तो भाई अब तक मैंने आपको सैल्यूटेशन सिखा दिया, नेम कैसे बताएं,
बिलोंग, प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन, हॉबी। अब चलते हैं भाई नंबर 7 को समझते हैं, जिसमें आप अपने गोल और एम को बताएंगे। चलिए समझते हैं। तो भाई इसके लिए भी हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहला जो है वो हमने लिखा है आई वॉन्ट टू बिकम। तो भाई ये बहुत सिंपल है, हम सब ये सेंटेंस बोलते ही हैं, आई वॉन्ट टू बिकम। अब जो भी आप बनना चाहते हैं, अब गाइस यहाँ भी मैं कुछ मिस कर गया हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम। अब जो भी आप बनना चाहते हैं एन या फिर ए का इस्तेमाल तो ज़रूर करें। सो अगर आप बनना चाहते हैं आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर या फिर आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, जो भी आप बनना चाहते हैं आप इजीली ऐसे बता सकते हैं। आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज एन या फिर ए। इसका मतलब हुआ कि आप भविष्य में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो भाई मान के चलिए कि मैं चाहता हूँ कि भविष्य में मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं वहाँ देखना चाहता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज अ डॉक्टर, एज अ डॉक्टर। अगर आपको बोलना हो कि भाई मैं भविष्य में अपने आप को IAS ऑफिसर देख रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज एन IAS ऑफिसर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ए और एन का इस्तेमाल कहाँ होगा, यानी जो भी चीज़ें AEIOU से शुरू होने वाली हैं, जो भी आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको एन का इस्तेमाल करना है। और जितने भी आपके 21 जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वहाँ आपको ए का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलते हैं अगला सेंटेंस में क्या लिखा है, आई एस्पायर टू बिकम। भाई एस्पायर का मतलब क्या है? एस्पायर का मतलब यही होता है वांट, यानी वांट बोल लो, वांट बोल लो, या फिर एस्पायर मतलब मैं चाहता हूँ, एस्पायर मतलब मेरी इच्छा है, ठीक है। सो आई एस्पायर टू बिकम, जो भी आप बनना चाहते हैं यहाँ मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद नंबर 4 को समझते हैं, माई एम इज़ टू बिकम। भाई ये थोड़ा सा नया है, माई एम। तो एम मतलब क्या है? भाई एम का मतलब भी यही है कि जो मेरी इच्छा है, जो मैं भविष्य में बनना चाहता हूँ। सो माई एम इज़ टू बिकम, जो भी आप बनना चाहते हैं, ये भी आपको समझ आ गया। माई गोल इज़, तो भाई वांट की बात कर लें या फिर एस्पायर की बात कर लें या एम की बात कर लें या गोल की बात कर लें, इन सब का एक ही मतलब है कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं या जो आपकी इच्छा है। नंबर 6 माई शॉर्ट टर्म। हाँ भाई नंबर जो 6 है इसे समझने के लिए हमें ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है भाई? नंबर 6 क्या है ये भाई? अब बात आ गई, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं कि भाई पहले हमें ये करना है, फिर सेकंड नंबर पे ये करना है, फिर थर्ड नंबर पे ये करना है, राइट। उसे भी बताने का एक तरीका है जो आपके सामने ये रहा। तो भाई देखो क्या लिखा है, माई शॉर्ट टर्म गोल इज़। भाई मान के चलो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो क्या मतलब है? सबसे पहले आप पढ़ाई तो कंप्लीट करना चाहेंगे, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू कंप्लीट माई स्टडीज़, कंप्लीट माई क्वालिफिकेशन, एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू गेट गवर्नमेंट जॉब और बिकम ऑफिसर और टू बिकम अ बिजनेसमैन, जो भी आप बनना चाहते हैं। तो भाई आपको ये मैंने 6 ऑप्शंस समझा दिए हैं बेहतर तरीके से, जो आपको सूटेबल लगता है आप उसे लिख सकते हैं। हालांकि जब आप सीख रहे हैं तो आपको ये सारे ऑप्शंस अपनी कॉपी में लिखना ही चाहिए। और भाई मैंने आपको कहा था कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे साथ इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं सीख रहा हूँ, आप सीख रहे हैं। तो मैं इतना ज़्यादा लिखूंगा और आप इसमें से एक लिखेंगे तो सीख कौन रहा है? मैं या आप ना, तो आपको भी लिखना पड़ेगा। तो भाई अब तक मैंने ये जो 7 चीज़ें आपके सामने समझा दी हैं, इनमें जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं सब आपको अपने नोटबुक में पहले नोट करना है और उसके बाद उनमें से एक एक छांट के एक बेहतरीन तरीके से अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है। आगे क्या करना है मैं आगे बताता हूँ, पहले आगे समझ लेते हैं कि जॉब और एक्सपीरियंस के बारे में आपको कैसे बताना होगा। पे जॉब और एक्सपीरियंस ये बहुत ज़रूरी है अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी सीख लीजिए, क्योंकि जॉब का कुछ पता नहीं है, आज है कल नहीं। और फिर क्या करना पड़ेगा? इंटरव्यू, और इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन, तो सीखना तो पड़ेगा भाई। चलिए तो भाई जॉब और एक्सपीरियंस में समझते हैं। पहला लाइन जो लिखा है आई एम अ फ्रेशर, क्या लगता है आपको, सही है क्या? मैं आपको बताता हूँ ये लाइन एब्सोल्युटली रॉन्ग है। भाई आप बताइए, अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी होगी तो आप बताएंगे ना।
लेकिन जब क्वालिटी है ही नहीं तो हल्ला करने की क्या ज़रूरत है भाई? आपको नहीं है ना, क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो भाई मत बताओ। सामने से जाके थोड़ी ना बोल दोगे आई एम अ फ्रेशर, ये बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो किसी जॉब के लिए जा रहा है और उसे एक्सपीरियंस ना हो। भाई कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस आपको होगा। मानता हूँ कि ऑन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस तो है ना भाई। सामने वाला जब पूछेगा तब ना कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। भाई अपनी बात बताने के लिए आपके पास अनेकों चीज़ें हैं। तो भाई कोशिश कीजिए कि आप ये जो पहला लाइन है ना, आई एम अ फ्रेशर, इसे ना बोले, और प्लीज़ ना बोले। कुछ भी बोल सकते हैं दैट कि पहले मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, सो आई हैव बीन थ्रू एन इंस्टीट्यूट एंड आई वॉज अ टीचर देयर। ये भी एक आपका एक्सपीरियंस है। आई हैव बीन थ्रू दिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी। मतलब XYZ किसी NGO का नाम ले सकते हैं। मतलब अनेकों चीज़ें जिसके बारे में आप सामने वाले को बता सकते हैं और वो आपका कॉम स्किल्स चेक कर रहा है। तो ये बताना कि भैया मैं ढक्कन खाली हूँ, वो तो बेकार है। आप बताइए कि आपको कुछ ना कुछ आता है, या फिर इस लाइन को मत बोलिए, इसको स्किप कर दीजिए। तो भाई ये हो गई लाइन ख़त्म। ज़्यादातर लोग ये गलतियाँ करते हैं, आप ना करें। चलिए नंबर सेकंड पे है आई हैव। अब बात आ रही है एक्सपीरियंस की। तो भाई आई हैव क्या है? आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। भाई किसी भी लाइन में आपको जो भी एक्सपीरियंस है वो बता दो। बताने का तरीका क्या है भाई? 2 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, यहाँ लिख दो। मान के चलो भाई हम 2 साल का लिख देते हैं। सो आई हैव, अब ये जो 2 लिखा है इसको आप TWO2 भी कर सकते हैं। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। देखो ईयर्स है क्योंकि एक से ज़्यादा है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन। अब इनका मतलब भाई जिस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस है उसका लिख दो आप। तो भाई अब आपको पता होगा आपको क्या चीज़ का एक्सपीरियंस है, किस कंपनी में आपने काम किया है, आप उसे लिख सकते हैं। भाई कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, आई हैव 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स। किसी लोगों को सेल्स की नॉलेज है तो सेल्स का बता सकते हैं। नंबर थर्ड पे चलते हैं। आई हैव, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 3। आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक महिंद्रा। भाई टेक महिंद्रा एक कंपनी है जिसमें मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ, और अच्छी कंपनी है गाइस, बड़ी कंपनी है। सो आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक महिंद्रा एज एन एसोसिएट। मतलब ये भी बताने की ज़रूरत है कि आप किस लेवल पे हैं जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। भाई यहाँ पर हमने क्या बता दिया? आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। अगर आप बताना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं एज एन, मतलब जो भी आप मार्केटिंग में भी तो लेवल होता होगा ना कि भाई क्या कर रहे हैं मार्केटिंग में, सेल्स हैं, या फिर आप मैनेजर हैं, या फिर आप सुपरवाइज़र हैं, या फिर आप फील्ड मैनेजर हैं, या फील्ड बॉय हैं, जो भी आप हैं। क्लियर है? ओके। उसके बाद नंबर थर्ड पे मैंने आपको बता ही दिया है, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक महिंद्रा एज एन एसोसिएट। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे चलते हैं। आई हैव बीन वर्किंग। अब भाई ये उसके लिए है जो ऑलरेडी अभी काम कर रहा है, इसने काम छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये गया है कहीं इंटरव्यू देने के लिए। तो क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है आई हैव बीन वर्किंग, मतलब मैं काम कर रहा हूँ। लिख देते हैं यहाँ 6 months। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 6 months एट विप्रो एज एन एसोसिएट। मतलब ये जो बंदा है ये पिछले 6 महीने से, विप्रो भी एक कंपनी है, ये भी बड़ी कंपनी है, इस कंपनी में ये काम कर रहा है। ठीक है। अगर ये चाहे तो ये भी बता सकता है कि वहाँ किस रोल पर ये है। तो बोल सकता है आई हैव बीन वर्किंग फॉर 6 months एट विप्रो एज एन एसोसिएट। और आप एक्सप्लेन करना चाहें तो ये भी बता सकते हैं माई रोल इज़ देयर। मतलब आप ये बताएं कि आप वहाँ काम क्या करते हैं, एक्चुअली में क्या जॉब प्रोफाइल है, आप क्लाइंट से डील करते हैं, या किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, या कंपनी के बारे में कुछ बताते हैं। मतलब जो भी कुछ है आप बेचते खरीदते हैं उसकी भी जानकारी आप दे सकते हैं। बस आप जो भी बोलें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट लगें। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स कौन बता रहा है? वही ना जो जॉब के लिए गया है, जो इंटरव्यू के लिए गया है। तो भाई कॉन्फिडेंट और चेहरे पे स्माइल होना बहुत ज़रूरी है। तो बस आपको समझ आ गया कि इसमें से जो आपको बेहतर लगता है वो आप बोल सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो भाई ये लाइन आपके काम की नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लिखना है। क्यों? आज नहीं तो कल आप स्टूडेंट से उस लेवल पे भी जाएंगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये बदलने वाला नहीं है। तरीका
कभी नहीं बदलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आई होप गाइस कि हमने यहाँ अब 8 चीज़ें सीख ली हैं। अब हमें बस एक पॉइंट और सीखना है, फैमिली, और उसके बाद मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बताऊंगा जो इस वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सीखते हैं। आपका सेकंड लास्ट जो है, इसे आखिरी समझिए, ये है फैमिली। भाई फैमिली के बारे में कितना बताया जाए, कितना ना बताया जाए, किसके बारे में बताया जाए, किसके बारे में ना बताया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है जब आप अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं। ठीक है, तो भाई हमारे पास यहाँ करीबन 10 ऑप्शंस है टोटल। इन 10 ऑप्शंस को मैं आपको समझाऊंगा कौन सा किस तरीके से बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाई पहला तो आपको पता ही है, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न। इसका मतलब होता है जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न। भाई अब बताओ परिवार में कितने लोग हैं। सो देयर आर, जितने मेंबर्स हैं इन माई फैमिली। चलो भाई मैं अपनी फैमिली का एग्जांपल बताता हूँ। सो देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। तो मैं क्या बोलूँगा, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। भाई हमने बता दिया हमारी फैमिली में कितने लोग हैं। ठीक है, अब कुछ लोग सिर्फ एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड, जो ये लाइन है ना, ये जो आपको दिख रही है, आप इसे काट दें और इसके बाद सीधे बोल दें देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। ये ऐसा नहीं लग रहा कि अधूरा सा है? ऑफ कोर्स अधूरा सा है गाइस। जितना आप लिखेंगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे, जितना आप बोलेंगे उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे, और उसी हिसाब से आपको जाना जाएगा। तो भाई ये है कि हाँ, आपने थोड़ा सा इस सेंटेंस का रिस्पेक्ट रखा है और बोलने का यही सही तरीका है। तो सीधे आप ये ना बोलें देयर आर मेंबर्स, नहीं, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। ठीक है, अब फैमिली में सबसे पहले जो फैमिली का हेड है उसके बारे में बताइए, यानी आपके डैड। सो माई फादर इज, अब आपके डैड जो भी काम करते हैं उन्हें बता दीजिए। सो माई फादर इज एन ऑफिसर, या फिर माई फादर इज अ टीचर, या फिर माई फादर इज अ शॉपकीपर। मतलब जो भी आपके डैड हैं वो बताइए। क्लियर है? हो गया? ठीक है। तो नंबर 3, माई मदर इज, अब जो आपकी मॉम है, भाई मॉम टीचर हो सकती है, मॉम डॉक्टर हो सकती है, मॉम किसी कंपनी में प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकती है, या फिर सरकारी नौकरी भी ले सकती है। अब तो भाई महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग हाउस वाइफ बोल देते हैं। भाई अगर आपकी मॉम कुछ भी नहीं करती हैं तो भाई ये जो लाइन है ना जो आपने नीचे हमने लिखी है, ये माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, यार समय आ गया है कि अब इसे रिप्लेस कर दिया जाए। तो अब आप हाउस वाइफ ना बोलें, क्या बोल सकते हैं आप? यार आपके पास दूसरा ऑप्शन आ गया जो बहुत सुंदर है, वो है होम मेकर। क्या बोलेंगे आप? होम मेकर। तो भाई मॉम के लिए होम मेकर का इस्तेमाल क्यों हुआ? अब होम मेकर का मतलब ये नहीं है वो घर बनाती हैं, वो जो राजमिस्त्री का काम होता है वो नहीं। होम मेकर का मतलब होता है यार पूरे घर को बनाना, मतलब ख्याल रखना सबका, पूरा एक मैनेजमेंट है, कंपनी है घर। एक कंपनी में जैसे कि होता है ना, मैनेजर होता है, आपका सुपरवाइज़र होता है, फिर आपका डायरेक्टर होता है, ये इतने सारे लोग मिलके पूरे कंपनी को संभालते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग होते हैं। भाई फैमिली को संभालना ना बहुत मुश्किल काम है, और एक माँ संभालती है, इसीलिए भाई उसे हाउस वाइफ ना बोल के हम उसे होम मेकर बोलते हैं। मतलब वो पूरे घर को बनाती है, सबका ख्याल रखती है, भाई किसको क्या चाहिए, बेटे के लिए आप नाश्ता तैयार करना है, पति को ये देना है, दादाजी के लिए बनाना है, मतलब इतनी सारी चीज़ों का वो ख्याल रखती है। अब हाउस वाइफ उसे कहना तो उचित नहीं है। अब वो है होम मेकर, तो हाउस वाइफ खत्म कर दो। ठीक है, होम मेकर का इस्तेमाल करो। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ। नंबर 4, वी आर, मैं अपना बता रहा हूँ। सो भाई वी आर 5 सिबलिंग्स, हम 5 भाई बहन हैं। तो भाई हम 4 भाई हैं। सो वी आर 5 सिबलिंग्स, 4 ब्रदर्स एंड, एक बहन है। तो भाई एक बहन के लिए हमने लिख दिया 1 सिस्टर, लेकिन यहाँ सिस्टर्स लिखा है तो भाई हटा देते हैं, सिस्टर इंक्लूडिंग टू मी। तो भाई हो गया वी आर 5 सिबलिंग्स, 4 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर इंक्लूडिंग टू मी। तो सिबलिंग्स का मतलब भाई और बहन की जो टोटल संख्या है उसे आप यहाँ लिख दीजिए, और उसके बाद बता दीजिए कितने भाई हैं और कितनी बहन है, अपने आप को उसमें जोड़कर। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नंबर 5 पे चलते हैं। वी आर ब्रदर्स इंक्लूडिंग टू मी, मतलब अब अगर आप सिर्फ भाई भाई हैं, मतलब आपकी बहन नहीं है, आप सिर्फ भाई भाई हैं, मान के चलिए आप 3 सिर्फ भाई हैं,
तो आपने क्या बोल दिया, वी आर 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग टू मी, मतलब मुझे जोड़कर हम 3 भाई हैं। अब सिर्फ बहनें बहनें हैं, सो भाई वी आर मान के चलो अब 2 बहनें हैं, तो आप लिख देंगे वी आर 2 सिस्टर्स इंक्लूडिंग टू मी। तो अगर सिर्फ भाई भाई हैं तो उसका कॉलम अलग है, और सिर्फ बहन बहन है उसका कॉलम अलग है। और भाई और बहनों की जो संख्या है उसके लिए आपको सिबलिंग्स तो सीखना ही पड़ेगा। भाई ये बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, चीज़ों को समझ लो, अगली बार गलती मत करना, ठीक है, और नोट भी करते चलो। चलिए अब नंबर 6 पे चलते हैं। अच्छा नंबर 6 भी हमने बता दिया। नंबर 7, आई एम ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है भाई, भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले माता पिता के, या तो एक बेटा है या फिर एक बेटी है। तो मान के चलिए आप अकेले एक बेटा हैं, तो क्या बोलेंगे, आई एम ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, मतलब मैं एक लौता बेटा हूँ अपने पेरेंट्स का, माँ बाप का। ठीक है, अगर आप बेटी हैं सो आई एम ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स। तो अगर आप सिंगल हैं तो भी मैंने आपको बता दिया, आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है आई हैव 2 सिबलिंग्स 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर इंक्लूडिंग टू मी। तो भाई जो आपने बोला है ना आई हैव, ये आई हैव है ना, ये बिल्कुल गलत है। आप आई हैव का इस्तेमाल नहीं करें, भाई आपके पास थोड़ी ना है, आप भी तो उसी में हैं। तो भाई आई हैव 2 सिबलिंग्स 2 ब्रदर्स, इसका इस्तेमाल ना करें। तो भाई मैं यही समझा रहा हूँ बहुत देर से, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और आपको सीखने की ज़रूरत भी है। मैंने कहा था ना आज के बाद कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, बस वीडियो में बने रहे आप, सब कुछ समझ आ गया आपको। ठीक है, तो हो गया भाई आई हैव, तो इसे काट दो, ये वाला लाइन आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हमने सब चीज़ें बोल दी हैं, बस मुझे आई हैव को सिखाना था। ठीक है, आई हैव 2 ब्रदर्स 2 सिस्टर्स, भाई ये भी गलत है, इसे भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। यानी आई हैव बोलने की क्या ज़रूरत है, आप भी तो उसी में है ना भाई, आपकी संतान थोड़ी ना है, वो आपके भाई बहन ही तो हैं। तो आप आई हैव नहीं बोलेंगे, वी आर करके बोलेंगे, आप भी हैं उसमें, राइट, सिबलिंग्स में। तो इस तरीके से आप ये लास्ट के 2 पॉइंट्स काट देते हैं, और आपके पास यहाँ 8 पॉइंट्स थे जिन तरीके से आप समझ पाए कि अपनी फैमिली के बारे में कितना बताना है। अब बात एक और है जो मैं आपको बता दूं भाई, इसमें बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है। डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं ना, जो मतलब जो दूर के रिश्तेदार हैं, आप बताने लग जाओ कि मतलब मेरे मामा जी, मेरी मामी जी, मेरे ताऊ जी, और मेरे ताऊ जी का बेटा, और ये फलाना ठिकाना, भाई उन सब के बारे में आपको नहीं बताना, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अपनी खुद की फैमिली, अपनी खुद के मम्मी पापा, उन्हीं के बारे में बताएं तो बेहतर है। हाँ, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को भी आप इंक्लूड करना चाहें तो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं अगर वो आपके साथ रहते हैं, नहीं तो आप जितना बताएं यही आपकी पूरी फैमिली है। ठीक है, तो आई होप कि अब तक आपने ये पूरे, हमने 9 पॉइंट्स बता दिए हैं आपको। अब 10वां पॉइंट समझ लेते हैं। भाई अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ ना उसके लिए पूरा जोर लगा दे रहा हूँ। मैं चाहता तो इसको बड़े शॉर्ट में रख सकता था और सिर्फ 4 से 5 मिनट में आपका इंट्रोडक्शन हो सकता। ऐसी अनेकों वीडियोस गाइस आप रोज़ ऐसे ऐसे करके छोड़ दे रहे हैं, रील्स देख रहे हैं ना आप, लेकिन वो वीडियोस आपको कभी समझाती नहीं है, आपको बस बेचैन करके चली जाती हैं। ये वीडियो है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बात बताऊं आपकी ज़िंदगी और लाइफ के लिए बहुत ऊपर लेके जाएगा। आपको करना क्या है, जो भी चीज़ें मैंने अब तक आपको समझाई हैं वो सारी चीज़ें नंबर 1 ऐसे लिखिए, नंबर 2 जैसे जैसे मैंने समझाया अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और उसके बाद जब सारी 10 की 10 पॉइंट्स नोट हो जाएं, अभी 10वां मुझे बताना है, जब 10 के 10 पॉइंट्स आपके नोट हो जाएं तो उसके बाद क्या करना है आपको, फिर उसके बाद उनमें से जो आपको आपके हिसाब से, आपकी फैमिली के हिसाब से जो सूटेबल लगता है, जो आप पे बिल्कुल फिट बैठता है, उनके आप पॉइंट्स निकाल के अपना इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। अब भाई आप मेरी वीडियो कितना देख रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक काम करने की ज़रूरत है। भाई इस वीडियो को जैसे ही आपने देखना शुरू किया था और अब तक आपने देखा है, भाई इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे ज़रूर लगाइए। भाई इस वीडियो को रात में बना रहा हूँ मैं, और ये जो आपको जो कुछ मिनटों के लिए आपके सामने मिल रहा है ना, ये घंटों की मेहनत है। और ये किसके लिए हो रही है, आपके लिए, हमारे रिश्ते को बनाने के लिए, जो हमारी यूट्यूब फैमिली कह सकते हैं, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैं उन्हीं के लिए मेहनत कर रहा हूँ, जो आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं और मुझसे सीखना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो अब समझ आ गया आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, और एक काम करना है आपको, तब फिर मैं बताऊँगा आपको नंबर 10 में आपको क्या करना है। भाई काम ये करना है कि आपको जितनी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं उसके हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। भाई अपना माई सेल्फ जो है ना,
वीडियो के कमेंट्स में लिख दीजिए, बस इतना काम कर दीजिए, मुझे समझ आ जाएगा हाँ जी आपको समझ आ गया और आपने बहुत करेक्ट लिखा है। अगर उसमें आप एक भी गलती कर रहे हैं ना, मैं सारी वीडियो की जो कमेंट्स है वो चेक करता हूँ, ये भी चेक करूँगा, अगर उसमें कुछ मिस्टेक होगा आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ताकि आप कभी ऐसा ना हो इंटरव्यू में जाके गलती कर दें। भाई अभी सीख रहे हैं, अभी करेंगे, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। नंबर 10 की बात करते हैं। नंबर 10 बहुत आसान है, ये तो बस पॉइंट लिखा है मैंने, क्या आसान है भाई। आपको लास्ट में एक लाइन बोलना पड़ता है, वो है दैट इज ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू सो मच। दैट इज ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू सो मच। भाई थैंक यू के साथ सो मच भी लगा दें, तो क्या बोलना है, दैट इज ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू सो मच। और यही मैं भी बोल रहा हूं, दैट इज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, जस्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी, मैं ये ज़रूर चेक करूँगा, क्योंकि जो बच्चा हार्डवर्क नहीं कर रहा है, जो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, वो क्या ही सीखेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो भाई ये सारी चीज़ें नोट कीजिए और कमेंट्स में पूरा इंट्रोडक्शन लिखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, मेरे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भाई आप भी मेरे स्टूडेंट्स, आपको भी ये काम करना चाहिए। आई होप गाइज आपको मेरी मेहनत और आपके लिए जो इतना खूबसूरत सा लेसन लेके आया हूँ, ये भी आपको समझ आ ही गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।